हेलो गुड मॉर्निंग ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टेप में। तो आज का जो हमारा सेशन है यहाँ पे मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस करूँगा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के या बहुत सारे एस्पिरेंट्स स्पेसिफिकली वो जो इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के शुरुआती दौर में है, उनके जहन में एक सवाल आता है क्योंकि सब लोग उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप लोग जो है वो न्यूज़पेपर रोज़ पढ़िए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि न्यूज़पेपर जब पढ़ना शुरू करते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि किस न्यूज़ के ऊपर फोकस करें और किस न्यूज़ के ऊपर फोकस ना करें। तो यही कारण है आज जो है वो बेसिकली हम लोग मेरे सामने स्पेसिफिक टाइम पे द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर है और उसके साथ साथ जो दिव्य हिमाचल है वो ई फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो हम लोग इन दोनों न्यूज़पेपर को एक बार देखेंगे कि कौन कौन सी जो न्यूज़ हैं उनके ऊपर हम लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है, उनको हमने ज़्यादा तवज्जो देनी है। अब देखिए, इस स्पेसिफिक सेशन में मैं आप लोगों को हर एक न्यूज़ को डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को बस ये बता दूंगा कि इस न्यूज़ का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमारे एग्जाम में किस तरह से इंपॉर्टेंट है, किस तरह से महत्वपूर्ण है और आप लोगों को ये न्यूज़ किस तरह से जो है वो पिक करनी है और इसमें आप लोगों ने क्या रीड करना है। क्लियर। और दूसरी चीज़ यहाँ पे भी रहती है कि देखिए, जब हम लोग ट्रिब्यून की बात करते हैं तो ट्रिब्यून से मैं इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि हिमाचल प्रदेश में शुरुआती दौर में आप लोग इसको पिक करिए, धीरे धीरे हम लोग जो आगे भी मैं सेशंस लूँगा उनमें इंडियन एक्सप्रेस और जो हिंदू है उनके भी जो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं उनको हम लोग इंक्लूड करेंगे। क्लियर। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि न्यूज़पेपर हमारी प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है। हालांकि न्यूज़पेपर के एक जो है वो सप्लीमेंट्स भी हैं कि जहाँ पे आपको अलग अलग मैगजीन्स मिलती हैं, जहाँ पे आपको अलग अलग करंट अफेयर के सेशंस मिलते हैं, तो उनको भी आप लोग करते रहिए। लेकिन मेरी पर्सनल जो सजेशन है वो आप सब लोगों को यही है कि अगर आप लोग इस स्पेसिफिक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। न्यूज़पेपर रीडिंग से हम लोगों को हमारी जो वोकेबलरी, हमारी भाषा बिल्ड होती है और उसके साथ साथ किस तरह से हमने मेंस के अंदर चीज़ों को लिखना है, कैसे सेंटेंस क्रिएशन करनी है, जितना आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा जो है वो बेटर आप लिख पाओगे। क्लियर। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म पे पड़ता है, लेकिन ये काफ़ी बेनिफिशियल है और उसके साथ साथ बड़ा ज़्यादा समय, बड़ा ज़्यादा टाइम भी आपको शुरुआती दौर में इसके ऊपर लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़िए। अब न्यूज़पेपर में किस टॉपिक को पकड़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, किस तरह से किस टॉपिक को पिक करना है, वो हम लोग जो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। क्योंकि कभी कभी न्यूज़ होती है उसको पूरा भी नहीं रीड करना है, उसमें हम लोगों ने किन पॉइंट्स के ऊपर डायरेक्टली फोकस करना है वो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग ट्रिब्यून की बात करें तो देखिए, जो फ्रंट पेज किसी भी न्यूज़पेपर का रहता है उसमें इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स होती है, जो रीसेंट हाइलाइट्स हैं। ठीक है। तो रीसेंट हाइलाइट्स जो अगर हम लोग कल के दिन की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बिहार के अंदर जो है वो नीतीश कुमार जी के द्वारा 9वीं बार सीएम की शपथ ली गई। क्लियर। तो वहाँ बिहार में बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो स्पेसिफिक टाइम पे हम लोगों को होता हुआ देखने को मिल रहा है और नॉर्मली ये बड़ी ज़्यादा पॉलिटिकली डोमिनेटिंग न्यूज़ है और हम लोगों के लिए शायद एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यहाँ से आप लोग जो इन्फॉर्मेशन फेच कर सकते हो ये कर सकते हो कि बिहार में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। क्लियर। क्योंकि जब हम लोग रीजनल पार्टीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड और उसके साथ साथ जो आरजेडी है, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पार्टीज़ के रूप में हम लोगों को देखने को मिलती हैं, जिनको बिहार के अंदर स्टेट पार्टी का दर्जा भी मिला हुआ है। उसके साथ साथ कौन से नंबर के कौन से टाइम जो हैं वो नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, उनके क्या नाम है। तो यहाँ से बेसिकली इस न्यूज़ से हम लोगों ने यही फेच करना है। बाकी आप लोग बड़ी सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो यहाँ पे देखोगे, जैसे आया राम गया राम, इस तरह की जो बेसिकली एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड होती है। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें एंटी डिफेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी मर्जी से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ सरकार बना सकती है, किसी के साथ भी तोड़ सकती है। क्लियर। तो आप लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देखोगे जो बड़ी ज़्यादा लॉजिकल नहीं होंगी, तो आप लोग उनको जो है वो साइड कर दीजिए, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। तो जो पूरे का पूरा फ्रंट पेज है उसमें हम लोगों को, अब देखिए मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, द ट्रिब्यून के अलग अलग हिस्सों में। क्लियर। अगर आप लोग चंडीगढ़ में देख रहे हो अपने आसपास वाले एरियाज़ में तो वो न्यूज़पेपर मेरे सामने है। अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश में बैठे हुए हो तो हिमाचल प्रदेश में कुछ न्यूज़ जो वो डिफरेंट होगी। क्लियर। जो हिमाचल स्पेसिफिक रही होंगी। तो आप लोगों के साथ जैसे ये सेशन खत्म होगा तो प्रॉपर जो स्निपेट्स हैं हर एक न्यूज़ के वो आप लोगों के साथ जो वो शेयर कर दिए जाएंगे। क्लियर। तो उसमें चाहे यहाँ के एडिटोरियल में है या नहीं, या आपके में है या नहीं, तो आप लोग उनको वहाँ से पढ़ सकते हो अगर आपके न्यूज़पेपर में वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं। लेकिन आप लोग जो वो यहाँ से पिक करिए कि आप लोगों ने किस तरह से जो वो चीज़ों को उठाना है। डन। इसके साथ साथ जो वो यहाँ पे एक न्यूज़ है फर्स्ट पेज के ऊपर ही, इन हिमाचल येलो अलर्ट फॉर स्नो एंड रेन। हालांकि एग्जाम के लिए बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया होना चाहिए कि ये जो येलो अलर्ट है ये होता क्या है। देखिए, आईएमडी के द्वारा जो मौसम है उसकी क्या सिवियरिटी है,
किस तरह से मौसम आने वाले समय में हो सकता है, उसके आधार के ऊपर 4 श्रेणियों में इसको विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहले ग्रीन अलर्ट रहता है, सेकंड इज येलो अलर्ट, थर्ड इज ऑरेंज अलर्ट और फोर्थ रहता है दैट इज योर रेड अलर्ट। जब हम लोग ग्रीन अलर्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब कि किसी तरह की एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग येलो अलर्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वॉच एंड स्टे अपडेटेड, क्लियर, देखते रहिए और टाइम चेक करते रहिए कि क्या कैसा जो है वो मौसम है। ऑरेंज का मतलब है प्रिपेयर रहिए, और रेड अलर्ट जैसे लगेगा इसका मतलब है कि आप लोगों को एक्शन लेना ही पड़ेगा क्योंकि स्थिति जो वो खराब हो सकती है, क्लियर। तो इस तरह से जो वो 4 श्रेणियों में चीज़ों को डिवाइड किया जाता है। तो कभी कभी जब हम न्यूज़पेपर पिक करते हैं तो जब ऐसी भी शब्द देखने को मिले तो उसको भी थोड़ा सा आप लोग एक्सप्लोर कर लीजिए। फ्यूचर में जब भी आप एक शब्द या इस तरह का वर्ड कोई भी देखोगे तो आप लोगों के लिए चीज़ें समझना जो वो आसान रहेगा। इसके बाद देखिए अगले जो न्यूज़ हैं ये इस जो आर्टिकल है इसमें, या ये जो हमारा न्यूज़पेपर है इसमें पंजाब और हरियाणा के ऊपर आधारित है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग सीधा जाएंगे जो ओपिनियन पेज हम लोगों को ट्रिब्यून के अंदर देखने को मिलेगा, क्लियर। अब देखिए मल्टीपल ओपिनियन जो है वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगेन वही जो पॉलिटिकल टर्मोइल हम लोगों को बिहार में देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो वो यहाँ पे लिखी हुई है, और आने वाले जो दिन हैं उनमें भी आप लोगों को प्रॉपरली जो है वो पूरे का पूरे जो ओपिनियंस हैं वो ज़रूर पॉलिटिकली मोटिवेटेड या पॉलिटिकली ड्रिवन, मोटिवेटेड तो नहीं करेंगे, पॉलिटिकली ड्रिवन जो एडिटोरियल्स है वो देखने को मिलेंगे, तो उनको आप लोग पढ़ सकते हो। अनटिल अनलेस कोई बड़ी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को वहाँ से नहीं मिल रही है उनको आप लोगों को छोड़ देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 3-4 जो ओपिनियंस हैं वो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, या एडिटोरियल पार्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे एक न्यूज़ है दी पोटेंशियल ग्लोबल बेनिफिट्स ऑफ बीइंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, क्लियर। अब इस वैसे तो जो हमारी जैसे इंडिया ने जो वो चाइना को पीछे छोड़ दिया है, तो उस ज़्यादा पॉपुलेशन के नुकसान तो है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो है, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो वो ध्यान केंद्रित किया गया है, क्लियर। तो जो आप लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो पॉपुलेशन एक टॉपिक रहता है वहाँ पे कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा होने का पॉजिटिव भी है और पॉपुलेशन होने का नेगेटिव भी है, तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है वो आप लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हो। इसके साथ साथ जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में नवंबर 2024 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, क्लियर। और जब भी यूएसए में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो उनकी जो प्रोसेस है वो बड़े पहले शुरू हो जाती है। जैसे यूएसए के अंदर हम लोगों को 2 पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती है, एक है डेमोक्रेट्स और दूसरे है रिपब्लिकन, क्लियर। तो सबसे पहली जो स्टेप होता है वो ये होता है कि डेमोक्रेट्स के अंदर ही कुछ लोग खड़े होते हैं और वो कहते हैं जी हमने जो वो डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन्स की तरफ से जो वो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना है, और सिमिलरली जो वो डेमोक्रेट्स में से भी ऐसा ही रहता है, क्लियर। तो इनकी जो शुरुआत है यानी कि पहले पार्टी के अंदर जो वो हम लोगों को एक इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत होती हुई देखने को मिलती है, और वहाँ पे पार्टी में से जो पार्टी के लोग हैं वो डिसाइड करते हैं बेसिकली कि उन्होंने जो है वो किसको अपनी पार्टी की तरफ से नॉमिनेट करना है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, क्लियर। तो 2 ये मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं। यूएसए के अंदर 50 स्टेट्स है, तो इनकी जो शुरुआत होती है तो कुछ स्टेट्स के अंदर कॉकसस होता है, कुछ स्टेट्स के अंदर प्राइमरीज होती हैं। कॉकसस का मतलब क्या है, जहाँ पे आप लोग देखोगे कि ओपनली जो है वो लोग आएंगे, ओपन उसके ऊपर डिबेट होगा और ओपनली लोग वोट करेंगे कि वो किस इंडिविजुअल को जो वो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट के रूप में देखना चाहते हैं। और जो प्राइमरीज होती हैं, कुछ राज्यों में, मैक्सिमम राज्यों में हमें प्राइमरीज देखने को मिलती हैं। प्राइमरीज 2 तरह की होती है, एक होती है ओपन प्राइमरी, दूसरी है क्लोज्ड प्राइमरी। ओपन प्राइमरी का मतलब क्या है कि कोई भी एक इंडिविजुअल, चाहे वो उस पॉलिटिकल, जैसे फॉर एग्जांपल रिपब्लिकन्स जो है या डेमोक्रेट्स जो वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो है वो इसको कैंडिडेट बनाना है, क्लियर। तो जब भी उसका इलेक्शन होगा ओपन प्राइमरीज में, तो वहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो रिपब्लिकन है या नहीं है, वो जाके वोट डाल सकता है। दूसरी होती है क्लोज्ड प्राइमरी। क्लोज्ड प्राइमरी का मतलब है कि सिर्फ जो रिपब्लिकन के रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे, ठीक है, रजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स होंगे, पार्टी के वर्कर्स होंगे, सिर्फ वही जो है वो वोट डाल सकते हैं। तो आसान भाषा में जो प्राइमरीज एंड कॉकसेस हैं, यहाँ से जो डेलीगेट्स हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। डेलीगेट्स आगे जाके इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो डेलीगेट्स वोट डालते हैं और वो कहीं ना कहीं जो वो बताते हैं कि किसको जो है उनकी पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट का कैंडिडेट इलेक्ट किया जाए या प्रेसिडेंट का कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेट किया जाए। तो पहला स्टेप आ जाएगा प्राइमरीज एंड कॉकसेस, सेकंड आ जाएगा नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन से एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी जो होगी वो पॉलिटिकल पार्टी अपना जो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है उसको नॉमिनेट कर देगी, क्लियर। और उसके बाद जाके 2 मेन, बाकी तो और भी लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन 2 लोग जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज के जो नॉमिनेटेड लोग होंगे उनके बीच में इलेक्शंस होगा, क्लियर। यूएसए में हम लोगों को इनडायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे पूरे के पूरे यूएसए को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग इलेक्टोरल्स में, और हर एक स्टेट से इलेक्टोरल्स आते हैं और फिर उन इलेक्टोरल्स में जिसकी मेजोरिटी होती है, जो इलेक्टोरल जिसको सपोर्ट करते हैं 50% से ज़्यादा, वो अल्टीमेटली जाके जो यूएसए का राष्ट्रपति बन जाता है। तो बेसिकली ये पूरे का पूरा जो एक एडिटोरियल है, विडेंस कैंपेन गेनिंग मोमेंटम, तो कहीं ना कहीं ये उससे उस संदर्भ में है, तो थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। वैसे इन जनरल हमारा जो ध्यान रहता है ओपिनियन में, वो अगर कोई इंटरनेशनल है तो हम लोग इंडिया और उस न्यूज़ को जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेस करते हैं, पर यूएसए क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, एक बड़ी पावर है, तो यही कारण है उसमें जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है उनके बारे में हम लोगों को आइडिया होना चाहिए।
इसके साथ साथ यहीं पे देखिए एक छोटा सा नारी शक्ति के ऊपर जो बिल्कुल छोटा सा एक ना बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो हम लोगों को जो अब एक आर्टिकल छोटा सा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बेसिकली जो रिपब्लिक डे परेड हुई है उसमें वुमेन एम्पावरमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं किस तरह से शोकेश किए गए हैं उनका कहीं ना कहीं जिक्र होता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वहाँ पे मेल वो डोमिनेटिंग जो है वो एस्पेक्ट्स रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने देखा कि जो सीआरपीएफ हैं, जो अग्निवीर हैं, उनको वुमेन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। क्लियर। उसके साथ साथ यहाँ पे जो तिरंगा है वो भी एक वुमेन जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो है वो फहराया गया। क्लियर। इसके साथ साथ बाकी भी जो अलग अलग इवेंट्स थे रिपब्लिक डे की परेड के अंदर, वहाँ पे भी वुमेन की पार्टिसिपेशन चाहे म्यूजिक के रूप में, डांसेस के रूप में हम लोगों को देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं जो नारी शक्ति वुमेन एम्पावरमेंट का जो रिफ्लेक्शन है वो इस स्पेसिफिक टाइम पे हमें रिपब्लिक डे के अंदर देखने को मिला। क्लियर। तो आसान भाषा में ये वाला जो पॉइंट्स होते हैं ये हम लोगों को इंपॉर्टेंट या हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। स्पेसिफिकली जब हम लोग जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इश्यूज़ की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे आर्गूमेंट, यानी कि अगर हम फेवर में जा रहे हैं कि किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं मदद करते हैं। इसके बाद जो है वो देखिए बिल्कुल हमारी जो है वो कोई स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। यहाँ पे जो है वो एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से रिलेटेड है। यहाँ पे नौशेरा टनल का जिक्र किया गया है। तो नौशेरा टनल जो है उससे रिलेटेड जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए कि नौशेरा टनल किस किस एरिया को जो वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। क्लियर। उसके बाद अगला जो पेज है वो वर्ल्ड है। क्लियर। जब हम लोग वर्ल्ड वाइड पेज की बात करते हैं तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। नॉर्मली इंपॉर्टेंट होता ही है। क्लियर। क्योंकि नेशनल अफेयर्स की बात करता है, लेकिन यहाँ पे सारे का सारा जो वॉर हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ईरान में डिस्टर्बेंस हुई पड़ी है या ईरान के द्वारा डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई हैं, गाज़ा में डिस्टर्बेंसेज हैं, यूक्रेन, रशिया, तो मेनली वो उन्हीं से ही डोमिनेट हम लोगों को होता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ में फिनलैंड के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो उनकी शुरुआत ही है, तो अभी इसको जो है वो बस एक बार नज़र मारिए, छोड़ दीजिए। जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तब हम लोग देख लेंगे कि वहाँ पे कौन जो है वो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट जो है वो वहाँ पे नियुक्त हुआ। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का जो पेज है उसके नीचे ही एग्रीकल्चर इन फोकस है, और वहाँ पे जो वो प्रिसाइजन फार्मिंग या एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डीएसएस का जो है वो जिक्र किया गया है। अब देखिए जो डीएसएस है इसके 4 फेजेस की बात की गई है। डीएसएस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब जो फार्मर्स हैं, क्लियर, वो अपनी खेती कर रहे हैं उस दौरान उनके पास प्रॉपर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है या उसके साथ साथ जो है वो ड्रोन्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, क्लियर, उनको जो वो यूज़ किया जाए, प्रॉपरली यूज़ किया जाए। उसके साथ साथ जब वो प्रॉपरली अपने जो क्रॉप है उसको प्रोड्यूस भी कर देते हैं, उसके बाद मार्केट एक्सेसिबिलिटी, कौन सी मार्केट में सेल करनी चाहिए, कहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किस तरह से वो प्राइस को बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो डीएसएस की फॉर्म में जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है। और आप लोगों को पता ही है कि आपके सिलेबस के अंदर एग्रीकल्चर एक सीधा सीधा हिस्सा है, तो वहाँ पे ये एक जो है वो इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है उसके रूप में आप एग्रीकल्चर के अंदर उसको इंक्लूड कर सकते हो। या तो सीधा आएगा, सीधा नहीं भी आएगा तो फिर भी सोल्यूशन के रूप में जो वो डीएसएस आप लोगों के लिए यूज़ हो सकता है। इसके साथ साथ जो वो अगला जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है। इंडिया और इंग्लैंड का मैच हुआ, कल हार गए हैं, क्लियर, लेकिन अगेन हमारे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा जब ये खत्म हो जाएगा, यानी कि जो 5 मैच सीरीज़ है जब ये कंक्लूड हो जाएगी फिर हम लोग देख लेंगे कि कौन जीता कौन हारा। तब तक अगर आप पढ़ना चाहो, अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो तब तो आप लोग पढ़ोगे ही, क्लियर, लेकिन अगर आप नहीं रखते हो तो इनको जो वो छोड़ सकते हो। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में हम लोगों को 3 के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है उसमें जो मेंस सिंगल है उसमें कौन जीता, तो उसमें एक इटालियन है, दैट इज जेनिक सिनर, उसके द्वारा जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता गया। क्लियर। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है उसमें तो यही है। बाकी जो डबल्स हैं, क्लियर, उसमें कौन जीता, मेंस डबल में कौन जीता, सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स में कौन जीता, उसके बारे में जो वो मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। वो भी न्यूज़ है, यहाँ पे नहीं है, वो किसी और पार्ट के अंदर है। अब देखिए यहाँ पे एक बैक पेज के अंदर एक न्यूज़ है, इट्स टाइम टू एड्रेस इश्यूज ऑफ लॉन्ग वेकेशंस एडजर्नमेंट्स से सीजीआई। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बड़ा, जैसे जुडिशरी से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं तो इस बार जो है वो डायमंड जुबली मनाई जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट की 75 ईयर्स हो चुके हैं। तो वहाँ पे जो है वो जो हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, क्लियर, उनके द्वारा जो इस चीज़ के ऊपर जो इस स्पेसिफिक टाइम पे जुडिशरी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ पे कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पेसिफिकली हम लोगों को जो पुरानी जनरेशन के लॉयर्स हैं वही देखने को मिल रहे हैं। जो मार्जिनलाइज्ड स्टेट ऑफ द सोसाइटी है या फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स, उनको कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वैकेशन जो वो बड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडजर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जो ओरल नेगोशिएशन या ओरल डिस्कशंस होती हैं वो बड़ी लंबी खिंच जाती हैं। तो उन्हीं को एड्रेस करते हुए यहाँ पे 4 स्टेप्स फॉर्मूला जो है वो सीजीआई के द्वारा जो वो यहाँ पे उसको हाईलाइट किया गया है। तो ये इस न्यूज़पेपर के अंदर आई थिंक ये आपका जो है
चौथा फोर्थ पैराग्राफ है जहाँ पे वो 4 स्टेप्स जो हैं वो सीजीआई के द्वारा हाईलाइट किए गए हैं कि जुडिशरी के अंदर क्या क्या होना चाहिए। और इसके अगर पहली लाइन आप पढ़ोगे तो वहाँ पे मेंशन किया गया है कि 5 करोड़ केसेस, मोर देन 5 करोड़ केसेस जो है वो पेंडिंग है। क्लियर? तो ये जब सीजीआई खुद इस स्टेटमेंट को दे रहे हैं तो एक ऑथेंटिक डाटा है, ऑथेंटिक सोर्स है। क्लियर? तो आप लोग जो है इसको अपने लिए इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा जो यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने लायक जो है हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं जो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों के ऊपर जो सोर्सेज हैं, क्लियर, उनमें क्या क्या न्यूज़ जो हम लोगों को देखने को मिल रही है। क्योंकि आज मंडे है तो इसमें संडे यानी कि पिछले दिन की जो न्यूज़ है उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले शायद आप लोगों को पता होगा 2024 में जो पद्मा अवार्ड्स हैं उनके विनर्स की अनाउंसमेंट की जा चुकी है। और यहाँ पे एकमात्र हिमाचल प्रदेश के जो सिंगर है, म्यूजिशियन हैं, उनको इस बार पद्मा अवार्ड दिया गया, उनको स्पेसिफिकली पद्म श्री दिया गया और उनका नाम है सोमदत्त बट्टू। क्लियर? सोमदत्त बट्टू जी की अगर हम लोग बात करें तो 2012 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। 2015 में पंजाब संगीत रत्न दिया गया पंजाबी यूनिवर्सिटी के द्वारा। 2016 में हिमाचल गौरव स्टेट अवार्ड दिया गया। 2018 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया और 2024 में इनको पद्मश्री दिया गया। क्लियर? तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में जो भी पर्सन है, जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, उनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। इनका जो जन्म है 1937 में जसूर में हुआ, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर? तो ये भी थोड़ी सी जानकारी जो आप लोगों को इनके बारे में होनी चाहिए। इसके साथ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो रवि बोपन्ना है उनके द्वारा जो वो ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता जा चुका है। 43 ईयर्स ओल्ड है, 43 साल के हैं। क्लियर? रोहन बोपन्ना के जो पार्टनर थे उनका नाम था मैथ्यू एडबन। क्लियर? एब्डन। क्लियर? इन दोनों के द्वारा जो है वो ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पेसिफिक टाइम पे चल रहा था। जो मेल जीता उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसके साथ साथ अगर हम लोग फीमेल की बात करें, वुमेन सिंगल्स की बात करें, तो वहाँ पे आरेना सेवलेंका जो है उनके द्वारा जो है, जो कि बेलारूस की है, उनके द्वारा वुमेन सिंगल फाइनल जो है वो जीता गया। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन खत्म हुआ तो आप सब लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन इसका विनर है। इसके साथ जो है वो अगर हम लोग बात करेंगे वहाँ पे, अब देखिए ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर दिया गया है क्योंकि हिमाचल स्पेसिफिक न्यूज़ जो है वो हमारे लिए थोड़ी सी रेलेवेंट होती है, तो इसलिए इंडियन एक्सप्रेस को भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने ये न्यूज़ है, एएसआई स्पेंड्स ओवर ₹26 करोड़ ऑन मॉन्यूमेंट्स इन हिमाचल, एक्सपर्ट्स एक्सप्रेस कंसर्न्स अबाउट इस एफिकेसी। क्लियर? तो चलिए, कंट्रोवर्सी अलग चीज़ है, लेकिन मेन बात यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो एएसआई है उसके द्वारा जो वो कहाँ कहाँ इतना पैसा खर्चा किया गया। तो ये बेसिकली यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है। रॉक केव का टेम्पल है मसरूर जो कांगड़ा के अंदर है, हिडिम्बा देवी टेम्पल जो कि मनाली में है, और उसके साथ साथ जो वो कांगड़ा का जो किला है। और यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम लोग टूरिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेसिफिकली जो वो ये भी मेंशन किया गया है कि किस तरह से जो है वो 2013 से लेके 2023 के बीच में कांगड़ा फोर्ट और जो रॉक केव कट टेम्पल है मसरूर के अंदर, उनमें से 3.53 करोड़ रुपीस जो है वो जनरेट किया गया है। क्लियर? इसके साथ साथ जो अलग अलग तरह के टेम्पल्स हैं, क्लियर, उनसे रिलेटेड जानकारी जो है वो भी हम लोगों को स्पेसिफिक एडिटोरियल में देखने को मिल रही है। अगर आप लोग इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ रहे हो तो ये वाला जो फाइल है ये आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी, आप लोग जो इसको वहाँ से पढ़ लीजिए। इसके साथ देखिए ट्रिब्यून में एक आर्टिकल है, रिलीजियस बिलीफ हेल्प प्रोटेक्ट फॉरेस्ट प्रॉपर्टी। ये बेसिकली जो है वो हिमालयन नेशनल पार्क से रिलेटेड है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से रिलेटेड है। क्लियर? तो वहाँ पे बेसिकली तो ये बताया गया कि किस तरह से, क्योंकि हमारे जो लोकल लोग हैं उनके लिए जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर? हमारे लिए फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यही कारण है उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है वो हम लोग बड़े ही ज़्यादा तत्पर रहते हैं। और यही कारण है कि जो आसपास के गाँव के लोग जो इस नेशनल पार्क के अंदर या बाहर भी रह रहे हैं उनके द्वारा भी जो नेशनल पार्क है उसको डैमेज नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा एक रिलीजियस सेंटिमेंट हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे देखिए ना, जब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करेंगे तो पूरी जानकारी जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली, देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है। क्लियर? इट इज़ डिक्लेयर्ड एज ए प्रोटेक्टेड एरिया इन 1984। क्लियर? फॉर्मली डिक्लेयर्ड इन नेशनल पार्क इन 1999। क्लियर? एंड डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन जून 2014 विद एन एरिया ऑफ 1171 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? तो ये छोटे सी डाइड है ना इन्फॉर्मेशन जो वो आप लोगों को यहाँ से रिलेटेड पता होनी चाहिए। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो हिमाचल से संबंधित है, हिमाचल से रिलेटेड है। और उसके साथ साथ जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो दिव्य हिमाचल के अंदर जो हम लोगों को देखने को मिली, और उसी के साथ जब हम लोग इसको कंक्लूड कर रहे हैं। क्लियर? ये न्यूज़ बेसिकली जो है ये है, हिमाचल प्रदेश का पहला बीटल गोट फार्म बना हमीरपुर का ताल। क्लियर? तो हमीरपुर के अंदर, भोरंज के अंदर एक जगह है जिसका नाम है ताल नॉर्मली शायद आप लोगों को पता भी होगा, यहाँ पे ऑलरेडी शीप ब्रीडिंग फार्म जो वो चल रहा था, तो अभी वहाँ पे जो वो बीटल गोट ब्रीडिंग फार्म, क्लियर, उसकी जो वो शुरुआत की गई और हिमाचल प्रदेश का ये पहला है। और ऐसा टारगेट रखा गया है कि दिसंबर 2024 तक 100 बीटल जो बकरियां हैं और 10 जो बकरे हैं उनको वहाँ पे रखा जाएगा। क्लियर? तो ये छोटी सी जानकारी है इनके बारे में जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्पेसिफिकली हिमाचल से रिलेटेड भी और इन जनरल भी।
तो होपफुली आप लोगों के लिए इनिशिएटिव जो वो कहीं ना कहीं यूज़फुल साबित होगा। क्लियर। बाकी अगर आपकी कोई भी सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। ये जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया, ये इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक देखने को मिलेगा गूगल ड्राइव का, आप लोग वहाँ पर जाइए और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो इसी के साथ इस सेशन को खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू, टेक केयर।